नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी सीजीपीएफएम एस्पिरेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम शैक्षणिक अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, भारत में अब तक 3 शिक्षा नीति का निर्माण किया गया। कितनी शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है? 3 शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है। जहां आपको सबसे पहले याद रखने का प्रयास करना है, पहली शिक्षा नीति 1968 में आती है। तो भारत की पहली शिक्षा नीति कब आती है? 1968 में आती है। उसके बाद आपको याद रखने का प्रयास करना है, दूसरी शिक्षा नीति 1986 को आती है। कब आती है? 1986 को दूसरी शिक्षा नीति आती है। इस शिक्षा नीति के संदर्भ में आपको याद रखना है कि दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन 1992 में किया गया। कब? 1992 में दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया गया। उसके बाद हमें चर्चा करना है वर्ष 2020 पर। किसमें? वर्ष 2020 में तीसरी एवं नवीन शिक्षा नीति आती है, जो 34 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 34 वर्ष बाद पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रस्थापित करती है। किसको? जो पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रस्थापित करती है। कौन सी शिक्षा नीति करती है? तीसरी एवं नवीन शिक्षा नीति द्वारा प्रस्थापित किया गया। तो हमें क्या चर्चा करना है? हमें चर्चा करना है एनईपी 2020 पर। किस पर? एनईपी 2020 पर चर्चा करना है, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर हमें विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। तो शुरुआत करते हैं चर्चा को। तो 2000 सबसे पहले चर्चा करेंगे 2020 की शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि पर। किस पर चर्चा करेंगे? 2020 की शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं चर्चा को। एनईपी 2020 के लिए, किसके लिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए एक समिति का क्या किया गया? गठन होता है। क्या होता है? एक समिति का गठन होता है। तो आपको याद रखना है, समिति का गठन कब होता है? जून 2017 में एक समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। अब समिति का गठन किया गया है तो समिति के कोई ना कोई क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। तो इस समिति के अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, के कस्तूरी रंगन है। कौन है? के कस्तूरी रंगन है। और के कस्तूरी रंगन महोदय जी पूर्व इसरो प्रमुख थे। क्या थे? पूर्व इसरो प्रमुख थे। और इनकी अध्यक्षता में एक समिति का क्या होता है? गठन होता है। जो अब समिति का गठन हो गया है, तो इस समिति ने क्या करेगी? कोई भी समिति का गठन होगा तो क्या करती है? समिति रिपोर्ट पेश करती है। तो इस समिति ने 2019 में, आपको याद रखना है, वर्ष 2019 में केंद्र सरकार को, किसको? केंद्र सरकार को शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा। किसका मसौदा सौंपा? शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा। अब इसके तथ्य में आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है कि कब सौंपा? 31 मई 2019 को शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा। अब केंद्र सरकार के पास क्या आ गया? समझेगा, शिक्षा नीति का मसौदा आ गया। अब शिक्षा नीति के मसौदे को मंजूरी देगा या नहीं देगा? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार ने इस शिक्षा नीति के मसौदे को 29 जुलाई, आपको क्या याद रखना है? 29 जुलाई 2020 को, कब? 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा मसौदे का अनुमोदन किया गया। तो यहां से ये सबसे आईएमपी प्रश्न बनता है कि शिक्षा नीति किसका? एनईपी 2020 का मसौदे को कब अनुमोदन प्रदान किया गया? तो आपको याद रखना है, एनईपी 2020 के मसौदे को 29 जुलाई, कब? 29 जुलाई 2020 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है, एनईपी 2020 अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 4 भाग हैं। कितने भाग हैं करके याद रखिएगा? 4 भाग हैं करके आपको याद रखना है एनईपी 2020 में। उसके साथ आपको याद रखने का प्रयास करना है, एनईपी 2020 में 27 अध्याय है। तो भागों की संख्या कितनी है? बोलिएगा घर में। 4 है। और अध्यायों की संख्या कितनी है? 27 है। अब चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर, जिसको मैं नोट डाल के रखा हूं। तो आपको याद रखना है, एनईपी 2020 के में एमएचआरडी, किसको? एमएचआरडी अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? नाम बदल दिया गया। तो नवीन नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नवीन नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय है। क्या है? शिक्षा मंत्रालय है। वेरी वेरी आईएमपी पॉइंट आपको याद रखना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वर्तमान नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है? शिक्षा मंत्रालय है करके। फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर एक और महत्वपूर्ण नोट है, इसको आपको भूलना नहीं है। जिसको भी मैं बोल रहा हूं आईएमपी, इसको रट घोलकर आपको पी जाना है। तो अगला पॉइंट को चर्चा करते हैं, जहां क्या बताया गया है कि एनईपी 2020 में, किसमें? एनईपी 2020 में केंद्र एवं राज्य सरकार सहयोग से, किसके? केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% हिस्से के बराबर शिक्षा में निवेश किया जाएगा। तो यहां पर प्रावधान क्या है कि एनईपी 2020 के अंतर्गत प्रावधान है कि शिक्षा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का अर्थ क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% हिस्सा। कितना प्रतिशत हिस्सा? 6% हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जाएगा? निवेश किया जाएगा। इस तथ्य को आपको नहीं भूलना है कि कितना प्रतिशत हिस्सा? जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा में निवेश किया जाएगा। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब चर्चा करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के
स्तंभ पर। किस पर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्तंभ पर। कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति? 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्तंभ पर। तो आपको भूलना नहीं है, इसमें कितने स्तंभ है? 5 स्तंभ बताए गए हैं। कितने स्तंभ बताए गए हैं? 5 स्तंभ बताए गए हैं करके आपको याद रखना है। पहला क्या होगा? एक्सेस है। क्या है? पहला एक्सेस है। एक्सेस का मतलब क्या होता है? सब तक पहुंच। तो किसकी सब तक पहुंच? शिक्षा की सब तक पहुंच होनी चाहिए करके बताया गया है। तो पहला स्तंभ क्या है? एक्सेस है। एक्सेस का मतलब क्या होता है? सब तक पहुंच। किसकी सब तक पहुंच? शिक्षा की। उसके बाद क्या है? इक्विटी है। क्या है? इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? भागीदारी। तो यहां क्या बताया गया है? दूसरा स्तंभ में इक्विटी होगा, भागीदारी। तो भागीदारी किसमें? शिक्षा में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है? क्वालिटी होता है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुणवत्ता। गुणवत्ता अर्थात शिक्षा में क्या होनी चाहिए? बात की गई है गुणवत्ता की बात की है। एफोर्डेबिलिटी। एफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है किफायती। तो शिक्षा कैसा होना चाहिए? किफायती होना चाहिए। और यहां पास लास्ट पांचवा स्तंभ बताया गया है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। तो शिक्षा में कैसा गुण होना चाहिए? जवाबदेही का गुण होना चाहिए। ये 5 स्तंभ है। तो आपसे आज के बाद प्रश्न पूछेगा कभी भी कोई भी एग्जाम में, अर्थात हॉस्टल वार्डन में पूछेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कितने स्तंभ, तो आपको सीधा बताना है गुरुजी ने पढ़ाया था 5 स्तंभ। कितने स्तंभ? 5 स्तंभ। पहला क्या होगा? सब तक पहुंच। बोलिएगा घर में, सब तक पहुंच। उसके बाद भागीदारी, भागीदारी के बाद गुणवत्ता, गुणवत्ता के बाद किफायती, किफायती के बाद जवाबदेही है। ये 5 स्तंभ आप रट के बैठ जाइएगा। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न छपेंगे अगर शिक्षा नीति से प्रश्न पूछे जाएंगे तो। चर्चा को आगे विस्तार देते हैं और इस शिक्षा नीति से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करेंगे। एनईपी 2020 में 10+2 पैटर्न की जगह पर नया पैटर्न लाया गया। तो 10+2 पैटर्न क्या था? 10वीं के बाद छात्र विषय का चयन करते हैं, उसके बाद 11वीं और 12वीं का अध्ययन करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? 10+2 का पैटर्न कहा जाता है। अब इस पैटर्न के स्थान पर इस शिक्षा नीति में क्या लाया गया? नया पैटर्न लाया गया। 5+3+3 और +4 का नया पैटर्न लाया गया। तो अब इस पैटर्न को समझते हैं क्या है। जहां 5 का अर्थ होता है 5 वर्ष होता है। क्या होता है? 5 वर्ष। तो इस शिक्षा नीति में क्या होगा? 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज होगा। आपको याद क्या रखना है कि इस शिक्षा नीति में क्या होगा? 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज होगा। इस फाउंडेशन स्टेज में आपको याद रखना है 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे आएंगे। किसमें? फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे आएंगे। यहां फाउंडेशन स्टेज में 3 वर्ष का, कितने वर्ष का? 3 वर्ष का क्या होगा? प्री स्कूल या प्री प्राइमरी होगा। आपको याद रखना है फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत क्या होगा? 3 वर्ष का प्री स्कूल या प्री प्राइमरी होंगे, जहां बच्चे खेल कूद के माध्यम से क्या करेंगे? शिक्षा अर्जन करेंगे। और बच्चे कहां शिक्षा अर्जन करेंगे? आपको याद रखना है आंगनबाड़ी में। किसमें? आंगनबाड़ी, नंद घर। कौन सा घर? नंद घर, बालवाड़ी और बाल वाटिका के माध्यम से क्या करेंगे? शिक्षा ग्रहण करेंगे। और कितने वर्ष के बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे? 3 से 6 वर्ष के बच्चे खेल कूद के माध्यम से प्री प्राइमरी या प्री स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगे। उसके बाद बच्चा जो शेष 2 वर्ष, तो यहां कितने होंगे? 6 से लेकर 8 वर्ष के बच्चे। कितने वर्ष के बच्चे? 6 से लेकर 8 वर्ष के बच्चे कक्षा पहली और दूसरी में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो ये क्या है? 5 वर्षों का फाउंडेशन स्टेज होगा। आप समझ पाए होंगे। अब चर्चा करते हैं अगला 3 पर चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं? अगले 3 पर चर्चा करते हैं। तो ये क्या होगा? प्री पैरेटरी। क्या होगा? प्री पैरेटरी स्टेज होगा। तो प्री पैरेटरी स्टेज के अंतर्गत क्या होगा? 8 से 11 वर्ष के बच्चे आएंगे। इसके अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चे आएंगे? 8 से 11 वर्ष के बच्चे आएंगे। और इसमें कक्षा कौन सा होगा? कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं तक के बच्चे प्री पैरेटरी स्टेज के अंतर्गत आएंगे। तो ये अगला 3 हो गया। तो हमने किसमें? 5 पर चर्चा कर लिया, फिर 3 पर चर्चा किया, तो फिर अगले 3 पर चर्चा करना है, अर्थात अगले 3 वर्ष पर हमको क्या करना है? चर्चा करना है। तो अगला 3 वर्ष क्या होगा? मिडिल स्टेज होगा। कौन सा स्टेज होगा? मिडिल स्टेज। इसी को क्या कहा जाता है? मध्यम स्तर कहा जाता है। कौन सा स्तर कहा जाएगा? मध्यम स्तर कहा जाएगा। यहां 11 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे आएंगे। तो मिडिल स्टेज में आपको याद क्या रखना है? 11 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे आएंगे। और कक्षा कौन सा होगा? आपको याद रखना है कि कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चे कौन से स्टेज में कहलाएंगे? मिडिल स्टेज में कहलाएंगे। यही तो मसला है 3 का। अगले 3 का मसला समझ पाए आप कि पहला 3 का मसला समझे, फिर अगला 3 का मसला क्या समझे आप? मिडिल स्टेज होगा। क्या होगा? मिडिल स्टेज। जिसे क्या कहा जाएगा? मध्यम स्तर कहा जाएगा। यहां कितने वर्ष के आएंगे? 11 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे आएंगे। और कक्षा क्या होगा? 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चे। किसमें? कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चे क्या होंगे? मिडिल स्टेज कहलाएंगे। फिर अब समझते हैं अगले 4 को। तो अगला 4 वर्ष पर हम चर्चा करते हैं। तो अगला 4 वर्ष क्या होगा? सेकेंडरी स्टेज कहलाता है। कौन सा स्टेज कहलाता है? सेकेंडरी स्टेज कहलाता है। यहां आपको याद रखना है कि 14 से 18 वर्ष के बच्चे आते हैं। कितने वर्ष के? 14 से 18 वर्ष के बच्चे कहां आएंगे? सेकेंडरी स्टेज में आएंगे। और सेकेंडरी स्टेज के संदर्भ में आपको याद रखना है कि यहां कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे आते हैं। तो सेकेंडरी स्टेज में कौन से बच्चे आएंगे? आपको याद रखना है कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे कहां आएंगे? सेकेंडरी स्टेज में आएंगे। तो ये चर्चा हो गया हमारा
महत्वपूर्ण चर्चा था शिक्षा नीति में किस पर, 5+3+3+4 पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा कर लिया। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब चर्चा करते हैं एनईपी 2020 के उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसको आपको ज्यादा समझना नहीं है, रटना भी नहीं है, और थोड़ा थोड़ा आप सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले याद रखना है इसका उद्देश्य क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाए। तो भाई इस शिक्षा नीति में क्यों संशोधन किया गया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाए बच्चों को, इसीलिए नई शिक्षा नीति लाई गई। समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया। इसमें इसके अंतर्गत क्या की बात की गई है, समावेशी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। उसके बाद यहां पर क्या कहा गया है, इसका अगला उद्देश्य आपको याद रखना है, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को सर्वोच्चता प्रदान किया जाए। अर्थात यहां पर बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, अर्थात बच्चों में संख्यात्मक ज्ञानों की वृद्धि पर क्या किया दिया गया है, सर्वोच्चता प्रदान किया गया है। उसके बाद आपको याद रखना है अगला उद्देश्य क्या होगा, लचीलापन हो, जिससे विद्यार्थी अपनी रुचि और योग्यता पर आधारित शिक्षा प्राप्त कर सके। इस शिक्षा नीति में बताया गया है शिक्षा के अंतर्गत क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य यही है कि शिक्षा लचीलापन होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अपनी रुचि और योग्यता पर आधारित क्या कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके। और इस शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, ड्रॉप आउट को पुनः जोड़ना। जो शिक्षा से क्या हो चुके हैं, छूट चुका है जिनका शिक्षा, उन्हें क्या होता है, इस शिक्षा नीति के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि ड्रॉप आउटों को पुनः जोड़ना। उसके बाद अगला उद्देश्य पर चर्चा कर लेते हैं, अवधारणात्मक समझ पर जोर देना, ना कि रटन पद्धति और परीक्षा पर। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या बताया गया है, इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि अवधारणात्मक कॉन्सेप्टुअल शिक्षा पर क्या देना, जोर देना, ना कि रटन शिक्षा। जो शिक्षा के माध्यम से बच्चों को प्रेशर डालकर रटाया जाता है कि पास होना है, चाबुक के दर में शेर भी नाचता है, वैसे ही बच्चों को भी रचाया जाता है कि आप अगर पास नहीं होंगे तो जीवन क्या है, आपका असफल। तो ऐसी शिक्षा पद्धति को बदलकर बच्चों में क्या क्या विकास करना है, अवधारणा का विकास करना है। इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है, रटाना नहीं है, बच्चों को समझाना है, सिखाना है, परीक्षा का भय नहीं बनाना है, परीक्षा से पढ़कर उन्हें क्या समझाना है, बच्चों के समझ को विकसित करना। इस शिक्षा नीति का क्या है, उद्देश्य है। अब इसके बाद आपको याद रखना है, जीवन कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना। क्या है, जीवन कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है। रचनात्मक एवं नवाचार पर ध्यान देना। तो इस शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है, रचनात्मकता एवं नवाचार, अर्थात शिक्षा में नए तकनीकों को प्रयोग कर बच्चों के कौशल का विकास करना इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है। उसके साथ क्या है, तकनीकी का यथासंभव प्रयोग पर जोर देना, अर्थात जो भी शिक्षा प्रणाली है वहां तकनीकी के यथासंभव प्रयोग पर क्या देना, जोर देना है। यह भी शिक्षा नीति का उद्देश्य है। इसके साथ उद्देश्य आपको याद रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसको आईएमपी टाइप से थोड़ा याद करने का प्रयास करिएगा कि स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रम में क्या बनाना, तालमेल बनाना, अर्थात बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वह शिक्षा आगे जाकर किसमें, आपकी उच्च शिक्षा के साथ मेच खाए, जिससे बच्चों को ज्यादा परेशानी ना हो। यह भी शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रम में क्या बनाना, तालमेल बनाना। उसके बाद क्या है, एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा का रूप में है। आपको यह महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है, शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा के रूप में है करके। उसके बाद हमको एक महत्वपूर्ण तथ्य चर्चा कर लेते हैं, 2025 तक प्रत्येक जिला में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थान की स्थापना करना, उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा संस्थान की क्या करना, स्थापना करना। तो इस शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक जिले में 2025 तक उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थान का स्थापना करना भी ये क्या है, उद्देश्य है। अब चर्चा करते हैं हम भाग पर। किस पर चर्चा करते हैं, भाग पर। तो देखते हैं भाग मिल्खा भाग। तो यहां पर हमने चर्चा कर लिया है, 4 भाग है करके जान चुके हैं। तो हमको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से अध्ययन करना है और संक्षिप्त अध्ययन करना है भाग 1 पर। क्यों अध्ययन करना है, क्योंकि इसी के अंतर्गत बताया गया है स्कूली शिक्षा। क्या बताया गया है, स्कूली शिक्षा बताया गया है। क्लियर है। तो भाग 1 में क्या आता है, स्कूली शिक्षा आता है। तो इसमें अध्याय कितने आएंगे, 8 अध्याय, क्योंकि ये इसमें 1 से लेकर 8 अध्याय शामिल होते हैं करके याद रखना है। तो इसमें हमको 2-4 अध्यायों पर अच्छे से चर्चा करना है। जहां हम सब चर्चा करेंगे, सबसे पहले अध्याय 1 पर चर्चा करेंगे। किस पर, अध्याय 1 पर। तो अध्याय 1 पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे ECCE। ECCE क्या है करके जानते हैं। तो ये क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है। क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है। अब ये क्या होता है भाई, इसका क्रियान्वयन कौन करता है, तो इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, आंगनबाड़ी एवं बालवाड़ी द्वारा होता है। ठीक है, इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा होता है, आंगनबाड़ी और बालवाड़ी द्वारा। किसका क्रियान्वयन होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो भाई आंगनबाड़ी और बालवाड़ी में क्या है, 3 वर्ष तक शिक्षा का शुरुआत किया जाएगा। जब लड़का है उसको आंगनबाड़ी और बालवाड़ी में जाकर खेल गतिविधियों के साथ शिक्षा का विकास किया जाना है।
है। ठीक है, तो समझ पाए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और इसी अध्याय में एक महत्वपूर्ण तथ्य बताया गया है कि बालक के मस्तिष्क का 85% विकास, कितना प्रतिशत विकास आपको याद रखना है, 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। कितने वर्ष के? 6 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। इसीलिए कहा गया है यहां खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षा देना है, जिससे बालक का समझ विकसित हो सके। यही समय रहता है कि बालक एक क्या है, घड़ा के मिट्टी के समान है, कच्ची मिट्टी के समान है, जहां शिक्षक क्या है, कुम्हार की भूमिका निभाता है। जो तरीका से चाहे बच्चे को ढाल सकता है, या तो बच्चे को योग्य बना सकता है या अयोग्य बना सकता है। तो यहां पर बात कही गई है कि खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षा देना है बच्चों को। अब भाई इसकी कार्यक्रम का ECCE कार्यक्रम का कौन संचालन करेगा करके याद रखिएगा। इस कार्यक्रम को महिला बाल विकास, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के साथ साथ जनजाति मंत्रालय मिलकर चलाएंगे। ठीक, क्लियर रहेगा। ये हो गया हमारा पहला अध्याय खत्म। अब चर्चा करते हैं अध्याय दूसरे में। अध्याय दूसरे का आप सीधा नाम याद रखिएगा। यहां पर क्या है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यानात्मक ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, अध्याय 2। उसके बाद चर्चा करते हैं अध्याय 3। ये थोड़ा सा एक पॉइंट यहां महत्वपूर्ण है, इस पर अच्छे से चर्चा करते हैं कि अध्याय 3 किसको बोलता है? ड्रॉप आउट की दर को कम करना, अर्थात जो बच्चे शिक्षा को छोड़कर जाते हैं उस दर को क्या करना है? कम करने की बात की गई है। उसके बाद आपको याद रखना है शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच होना चाहिए। यहां बताया गया है अध्याय 3 में शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच होना चाहिए। उसके बाद इसको नहीं भुलाना है ना। ठीक है, ये वाला पॉइंट को IMP डालकर रखिएगा। वर्ष 2030 तक 12वीं कक्षा में सकल नामांकन अनुपात, कौन सा अनुपात? सकल नामांकन अनुपात 100% करना है करके। इस पॉइंट को आपको नहीं भूलना है। 2030 तक 12वीं कक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना करना है? 100%। अर्थात समझिएगा, पहली से लेकर क्या होते हैं 12वीं तक स्कूली शिक्षा होता है। कहीं बच्चा क्या हो गया, 5वीं के बाद भाग गया, 6वीं के बाद भाग गया, 7वीं के बाद भाग जाता है, उसको क्या करना है? कम करना है। कि पहली से लेता है बच्चा एडमिशन तो कहां तक पढ़े? 12वीं तक। तो इसी को क्या कहा जाएगा? सकल नामांकन अनुपात। जो बीच में गायब हो रहे थे उसके कारण 70 पहुंच रहा था, 60 पहुंच रहा था, जो 12वीं तक नामांकन अनुपात है, उसको वर्ष 2030 तक 12वीं में सकल नामांकन अनुपात कितना करना है? 100% करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको नहीं भुलाना है। ठीक है, भुला जाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। ठीक, अरे बहुत सर्दी हैगा। आप सोचेंगे वीडियो क्यों नहीं आ रहा था, तो मैं 4 दिन तक लगातार निरंतर खेत जा रहा था। क्या जा रहा था? खेत जा रहा था। खेती किसानी करता हूँ बेटा, समझेगा। ठीक है, इसीलिए कभी कभी वीडियो नहीं आ पाता, आप समझेगा। खेत जा रहा था क्योंकि धान की क्या करनी थी, हमको मिजाई करनी थी। और मौसम आप जान रहे हैं खराब था, प्रतिकूल चल रहा है मौसम, इसीलिए मेरे को खेत तो मैं जाता हूँ, लेकिन क्या है थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया आज। ठीक है, 2-3-4 दिन में थोड़ा बिजी था, इसीलिए वीडियो नहीं आया। उसके बाद थोड़ा स्वास्थ्य मेरा खराब है, सर्दी चला हुआ है, आप समझ सकते हैं। इतने भीषण गर्मी में काम करना मुश्किल है, इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा, जितना भी मेरे से हो सकता है वो मैं प्रयास करने का प्रयास करता हूँ। जैसे ही मेरे को समय मिला, आज मैं क्या है सोचा कि एक छोटा टॉपिक खत्म कर देता हूँ, जिससे आपके लिए आसानी हो। आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए। सिलेबस कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे को पता है आपसे ज़्यादा चिंता मेरे को रहता है कि मैं कैसे सिलेबस कराऊं, क्योंकि मेरे लिए एक ही चीज़ है, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, मैंने जो वचन दिया है और मैं जो कमेंट करता हूं उसको मैं बिल्कुल पूरा करता हूं। ये मेरी एक आदत है और ये मेरी एक जीत है। मैं जानता हूं मैं जिद्दी हूं, क्योंकि मैं अगर मैं बोल दिया हूं तो उसको बिल्कुल करूंगा। आप निश्चिंत रहिए, आपका एग्ज़ाम जुलाई महीने से तो पहले नहीं होगा, जुलाई के अंत तक होगा। कब तक होगा? अंत तक होगा। तो आप थोड़ा सामान्य अध्ययन पर फोकस करते रहिए, जो मैथ्स है उस पर फोकस करते रहिए, इन सब को छोड़ दीजिए। जहां तक मेरे से होगा मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा आपके लिए अथक मेहनत करने का। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा मैं ज़्यादा बोल दिया क्योंकि सर्दी लग रहा था, तो थोड़ा आप समझते हैं वार्म अप करना पड़ता है युद्ध लड़ने से पहले। तो चलते हैं अध्याय 4 पर। किस पर चर्चा करते हैं? अध्याय 4 पर। तो इसको नहीं भुलाना है ना। ठीक है, इसको फिर से याद करके रखना है, कसम खा लीजिएगा, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10+2 पैटर्न की जगह पर नया पैटर्न लाया गया। यहीं पर बताया गया है अध्याय 4 में कि 10+2 की जगह क्या हो गया, 10+2 पैटर्न की जगह नया पैटर्न लाया गया। नया पैटर्न क्या था? 5+3+3+4। इसके में कौन कौन से कक्षा होती है उसे बता दिया। अब यहां शिक्षण प्रणाली कैसे होती है इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष के अंतर्गत कैसा शिक्षण प्रणाली होगा? खेल एवं गतिविधि आधारित क्या होगा? शिक्षण प्रणाली होगा। ECCE आधारित क्या होगा? शिक्षण प्रणाली होगा। अर्थात 5 वर्ष अर्थात फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा? खेल कूद गतिविधि आधारित बच्चों को सिखाया जाएगा कि अरे भैया इसको खाली बॉक्स देंगे, इसको भरिए, इस प्रकार करिए। ठीक है, जोड़ना घटाना सीखिए। ये सब चीजों को खेलकूद के आधार पर क्या दिया जाएगा? 5 वर्ष तक शिक्षा दिया जाएगा। फिर अगले 3 वर्ष में कैसा शिक्षा होगा करके याद रखना। पढ़ना लिखना बोलना, शारीरिक शिक्षा एवं भाषा विज्ञान गणित आदि का क्या दिया जाएगा? शिक्षा दिया जाएगा। फिर अगला 3 वर्ष को आपको याद रखना है। क्या को याद रखना है? अगले 3 वर्ष को याद रखना है। अगले 3 वर्ष में बच्चे के अंतर्गत में अमूर्त चिंतन का विकास करना है, अवधारणा
विकास करना है, विज्ञान, गणित, भाषा एवं सामाजिक विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा दिया जाएगा अगले 3 वर्ष में। और अगले चौथे वर्ष में अगला 4 वर्ष अर्थात 5+3+3+ और ये क्या होगा 4 वर्ष चौथा होगा। तो चौथा 4 वर्षों में गहराई तक सोचने का विकास करना है, विषय चुनाव कर सके, जिससे बच्चा क्या कर सके, विषय चुनाव कर सके और आलोचनात्मक सोच की वृद्धि हो सके। तो ये अगले 4 वर्ष में इस तरह की शिक्षा प्रदान की जाएगी बच्चों को। अब फिर आपको याद क्या रखना है, सीधा पहले भाग के अंतर्गत अध्याय 5 को याद रखना है। ये शिक्षकों से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षकों से। नहीं भी याद करोगे तब भी चलेगा। उसके बाद आपको याद रखना है अध्याय 6। अध्याय 6 में क्या है, समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा है। क्या है? समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा है करके याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है अध्याय 7। अध्याय 7 क्या कहता है, स्कूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। इसको आपको याद रखना है। स्कूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना 2025 तक करने की बात की जा रही है इस शिक्षा नीति में। उसके बाद आपको याद रखना है 8वां अध्याय, स्कूल के लिए मानक का निर्धारण एवं प्रमाणन का निर्धारण किया जाएगा। स्कूल के लिए क्या है, मानक का निर्धारण एवं प्रमाणन का निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं जो बचे हुए भाग हैं। एक को तो हमने विस्तार पूर्वक चर्चा कर लिया। आपको याद रखना है भाग 2 में क्या याद रखना है कि भाग 2 के अंतर्गत क्या आता है, उच्चतर शिक्षा आता है। और इसमें कितने अध्याय हैं इसी को बस याद रखिएगा। इसमें क्या है, 9 से 19 अध्याय आते हैं। कितने अध्याय आते हैं? 9 से 19 अध्याय आते हैं। कभी मैच द फॉलोइंग वाला दे दिया आपको, मैच करिएगा कौन कौन से भाग में कितने कितने अध्याय, इसी को याद रखना है। तो भाग 3 के अंतर्गत क्या आता है, अध्याय 20 से लेकर कितना आता है, 24 आता है। 20 से कितना आता है, 24 आता है, जिसके अंतर्गत क्या बताया गया है, अंतः केंद्रीय विचारणी मुद्दे। आपको ये याद नहीं रखना है, ठीक है। अंतः केंद्रीय विचारणी मुद्दे को याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है इसके अंतर्गत अध्याय कितने हैं, 20 से 24 है करके। उसके बाद आप चर्चा कर लेते हैं भाग 4। भाग 4 में आपको याद रखना है कि इसमें अध्यायों की संख्या क्या है, 25 से 27 है। कितनी है, 25 से 27 है। यहां दिया गया है क्रियान्वयन एवं रणनीति। क्या दिया गया है, क्रियान्वयन एवं रणनीति दिया गया है। अब हम चर्चा करते हैं जो भी ये महत्वपूर्ण फैक्ट आ रहे हैं, सीधा एग्जाम में छपने वाले फैक्ट है। तो यहां से आपको पूरा के पूरे पॉइंटों को याद करना है। क्या करना है, याद करना है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, इस शिक्षा नीति में क्या दिया गया है, मातृभाषा में पढ़ाई पर क्या दिया गया है, जोर। कब तक, कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। उसके बाद आपको याद रखना है वैषयिक शिक्षा कोडिंग कब से शुरुआत होगी, कक्षा 6 से शुरू कर दी जाएगी बच्चों के पढ़ाई में वैषयिक शिक्षा एवं कोडिंग की, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है विषय चयन की सुविधा कब से होगी, कक्षा 9वीं से। जैसे पहले आप कक्षा 10वीं के बाद विषय चयन की सुविधा प्राप्त होती थी, तो यहां पर विषय चयन की सुविधा कहां से प्राप्त हो जाएगी, कक्षा 9वीं से हो जाएगी। उसके बाद आपको याद रखना है कक्षा 1 में प्रवेश से पहलू विद्या प्रवेश किया जाएगा, अर्थात कक्षा 1 में लड़का को प्रवेश करने से पहले विद्या प्रवेश किया जाएगा, जहां खेल कूद आधारित शिक्षा को प्रदान किया जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक बस्ते का वजन, अर्थात क्या होता है, आप जो झोला धर के जाते थे, हम लोग तो झोला धर के जाते थे भाई, गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं, तो आप लोग बस्ता पकड़ गए होंगे, तो उसको याद रखना है कि कक्षा 1 से 10वीं तक बस्ते का वजन कितना होना चाहिए, बच्चे का वजन का अर्थात विद्यार्थी के वजन का 10% होना चाहिए। लड़का है 20 किलो का, उसको लाद दिए 15 किलो का बोझ, तो लड़का दब कर मर जाता है, इसीलिए नहीं पढ़ पाता है बच्चा करके। यहां पर बोला गया है कि 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चे का अपने वजन का कितना किलो होना चाहिए, 10% क्या होना चाहिए, बस्ते का वजन। अब आप बोलोगे सर कोई 100 किलो का है, ठीक है, कोई 70 किलो का है, तो अलग अलग किताब बनाना चाहिए क्या, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया है, एक औसतन वजन बताई गई होगी, ठीक है। तो यहां पर आपको याद क्या रखना है, कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक बस्ते का वजन विद्यार्थी के वजन का क्या होना चाहिए, 10% होना चाहिए। उसके बाद आपको याद रखना है 360 डिग्री, क्या 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड देना। क्या देना है यहां पर, 360 डिग्री होलिस्टिक कार्ड विद्यार्थी को देना है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। पिछड़े क्षेत्रों में SEZ का मतलब क्या होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है। क्या है, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में भी है पिछड़े हुए क्षेत्र, जैसे हमारे बस्तर अंचल के क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, तो वहां पर क्या बनाने की बात की जाएगी कि स्पेशल एजुकेशन जोन बनाई जाएगी, ठीक है। समझ पाए स्पेशल एजुकेशन जोन क्या होगा करके। फिर आपको याद रखना है राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। उसके साथ आपको याद रखना है राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, एक राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, एक राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। उसके साथ आपको याद क्या रखना है, एनसीईआरटी द्वारा, किसके द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार किया जाएगा। जो भी शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम तैयार होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार किया जाएगा। उसके साथ आपको एक महत्वपूर्ण याद रखना है परख। क्या याद रखना है, परख। यह क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन एवं आकलन केंद्र है। क्या है, परख राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन एवं आकलन केंद्र है। किसका, नई शिक्षा नीति 2020 के लिए एक मूल्यांकन एवं आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी, परख की। आपको याद रखना है फिर शिक्षा का आधारभूत मूल
आधारभूत ढांचे का विकास करना। किसका? शिक्षा के आधारभूत ढांचे का विकास करना। उसके साथ आपको याद रखना है कि शिक्षा नीति में क्या प्रावधान दिया गया है। स्कूल स्थापना दिवस मनाए जाएंगे। कौन सा स्थापना दिवस मनाए जाएंगे? स्कूल का स्थापना दिवस मनाए जाएंगे। उसके साथ आपको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि कक्षा 9वीं से क्या होगा? कक्षा 9वीं से विदेशी भाषा सीखने का विकल्प रहेगा। कि बच्चा बोला मेरे को फ्रेंच सीखना है तो गुरुजी को फ्रेंच सिखाना पड़ेगा, भले गुरुजी को अंग्रेजी नहीं आता। बच्चा बोल दिया जापान सीखना है, जापानी सीखना है तो उसे जापानी सिखाना पड़ेगा। तो यहां पर आपको याद रखना है कक्षा 9वीं से विदेशी भाषा सीखने का विकल्प रहेगा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है आपको, अगला तथ्य, ठीक है। 2030 तक, कब तक? 2030 तक 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। क्या है? 2030 तक 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। उसके साथ आपको याद रखना है शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 से क्या किया जाए? कम हो सके। ये भी बात की गई है। अभी शिक्षा छात्र अनुपात क्या है? 1:30 है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है? कमी लाना है कि एक शिक्षक कितने बच्चों के लिए है? 30 को। इसको भी कम करने की बात की गई है, ठीक है। यहां पर तो यहां पर याद रखना है शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 से कम होकर के बात की गई है। अब यहां पर बात की गई है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो टीचर बनेगा उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति की बात की गई है। अर्थात जैसे शिक्षक होते हैं तो शिक्षक को क्या हो जाता है? फलाना ड्यूटी में जा रहे गुरुजी कही के, तो चुनाव ड्यूटी आ गया, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट बनाने का ड्यूटी आ गया। तो अब यहां पर बात कही गई है शिक्षा नीति में शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति प्रदान किया जाए। क्या किया जाए? मुक्ति प्रदान किया जाए। उसके बाद भी गुरुजी नहीं पढ़ाएगा। यही तो बदहाली है गवर्नमेंट स्कूलों की, ठीक है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। HECI किस पर चर्चा करते हैं? HECI अर्थात हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। किसका? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत उच्च शिक्षा आयोग। किस पर चर्चा करते हैं? भारत उच्च शिक्षा आयोग को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एकल निकाय के रूप में स्थापित करना। क्या है? एकल निकाय के रूप में स्थापित करना भी यहां पर प्रावधान है। आपको क्या याद रखना है? भारत उच्च शिक्षा आयोग को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एकल निकाय के रूप में क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। लेकिन किसको छोड़कर? ये चीजों को भूलना नहीं है, मैंने हर एक पॉइंट लिखा है। किसको छोड़कर? मेडिकल एवं कानूनी शिक्षा के अलावा। तो मेडिकल एवं कानूनी शिक्षा इसके अंतर्गत नहीं आएगा। किसके अंतर्गत? भारत उच्च शिक्षा आयोग को क्या किया गया है? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एकल निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो कौन सा शिक्षा के अलावा? मेडिकल और कानूनी शिक्षा के अलावा सबके लिए होगा। उसके बाद चर्चा कर लेते हैं उच्च शिक्षा में सुधार। इस पर ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे, ये हमारे लिए काम की नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उच्च शिक्षा में सुधार क्या है? उच्च शिक्षा में सुधार जान लेते हैं। तो बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी क्या है? यहाँ पर प्रावधान क्या गया है? बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी। तो यहाँ पर प्रावधान है 1 वर्ष की पढ़ाई में अगर कोई भी बच्चा है 1 वर्ष की पढ़ाई कर देता है तो क्या होगा? उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 वर्ष की पढ़ाई कर रहा है, मान लीजिएगा कोर्स कितने वर्ष का है? 4 वर्ष। तो 1 वर्ष की पढ़ाई करेगा तो उसे क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। कुछ ना तो कुछ मिलेगा, ठीक है। पहले पुरानी शिक्षा पद्धति क्या थी कि 1 वर्ष होता, मान लीजिएगा बीकॉम किया, मैंने क्या किया है? बीकॉम, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, ठीक है, थर्ड ईयर होगा। तो यहाँ 1 ईयर पढ़ता तो बस मात्र अंक सूची बस मिलता। यहाँ पर क्या बोला गया है? 1 वर्ष की पढ़ाई में क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर दूसरे वर्ष में जाएगा तो उसे क्या मिल जाएगा? डिप्लोमा मिलेगा। दूसरे वर्ष की पढ़ाई में उसे क्या मिलेगा? डिप्लोमा मिलेगा। उसके बाद तीसरे वर्ष की पढ़ाई में क्या मिल जाएगा? उसे डिग्री मिल जाएगा। और उसके साथ क्या होगा? चौथे वर्ष में पढ़ाई में उसे शोध के साथ क्या मिल जाएगा? डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि शिक्षा प्रणाली में कहा गया है कि जैसे जैसे आप चरणबद्ध विकास करेंगे तो आपकी शिक्षा के साथ आपको क्या दिया जाएगा? पहले क्या दिया जाएगा? 1 वर्ष के अंतर्गत सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 वर्ष में क्या दिया जाएगा? डिप्लोमा, 3 वर्ष में क्या दिया जाएगा? डिग्री, और 4 वर्ष में क्या दिया जाएगा? शोध के साथ क्या दिया जाएगा? डिग्री दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या कहा गया है? एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट। किसकी बात की गई है? एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट को समझते हैं थोड़ा सा। तो एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? अलग अलग संस्थाओं के लिए, किसके लिए? अलग अलग संस्थाओं के छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर क्या किया जाएगा? प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। क्या है? अलग अलग संस्थाओं के छात्र के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जैसे क्या हो गया? एक स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहा है, कलिंगा में पढ़ा, उसके बाद फिर कहाँ चले गया? मान लीजिएगा रविशंकर यूनिवर्सिटी मिल गया, चले गया। तो इनके सभी के क्या होते हैं? अलग अलग संस्थाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर क्या किया जाएगा? प्रमाण पत्र। कलिंगा, रविशंकर यूनिवर्सिटी सभी के प्रदर्शनों को मिलाकर क्या किया जाएगा? प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है? एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट कहा गया है, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। कौन सा? 2020 खत्म होता है हमारा पूरा। NEP 2020 पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा कर लिया, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, ठीक है। आप निश्चिंत रहिएगा, अगर थोड़ा दिन भी वीडियो नहीं आता तो किसी कारणवश नहीं आ रहा है, ये चैनल कभी बंद नहीं होगा, ये मेरा प्रयास कभी नहीं रुकेगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। मैं छोटा सा माध्यम हूँ, आप निश्चिंत रहिएगा, आप धैर्य बना के रखिए। कुछ मेरी भी फैमिली कारण होती है, समझ रहे हैं आप, उसके बाद भी मैं समझेगा। एक
वीडियो बनाने के लिए। आपको लगता होगा कि मैं एक वीडियो को बनाने के लिए जैसे नवाचार को बनाया तो लगभग इसमें मैं 16 से 18 घंटा स्टडी किया हूँ। तब मैं आकर पूरी एनालिसिस करता हूँ कि एक तथ्य को कहाँ से पढ़ाना है। इसके लिए मैंने पूरी तरीके से जो अधिनियम की पति है, क्या है, नियम है, उसका पूरा कॉपी को पढ़ा, कहाँ से कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। जब तक मैं स्वयं ही तैयारी नहीं करूँगा, बिना तैयारी के बिल्कुल नहीं पढ़ाना है। मेरा उद्देश्य रहा है कि जब भी रहूँ, मैं आऊँ तो पूरी तरीके से आऊँ या तो नहीं पढ़ाऊँ। खाना पूर्ति करना मेरा कभी उद्देश्य नहीं है और किसी के करियर से खेलना मेरा उद्देश्य नहीं है। एक शिक्षक का उद्देश्य ये होता है कि वास्तविकता बताना। यही चीज़ें मैं आपको करता हूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप चाहे तो लाइक कर सकते हैं, चाहे तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन बताइएगा आप कमेंट के माध्यम से यह प्रयास आपको कैसे लग रहा है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। ठीक है, जैसे ही मैं सबसे पहले सोचा हूँ मैं क्या होता है शिक्षा एवं योग वाला जो टॉपिक है 4 अंक का, उसको पहले खत्म कर देता हूँ। उसके बाद जाऊँगा बाल मनोविज्ञान में। आप बताइएगा ये ठीक रहेगा, क्योंकि आप भी एक टॉपिक को निश्चिंत होकर क्या करें, कंप्लीट करें। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में खेल पर। किससे मिलते हैं? खेल पर। थोड़ा ये टाइम लग सकता है क्योंकि इस पर बहुत प्रोसेस करना पड़ेगा खेल पर। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत माता की जय।